यशवंत की जगह कोई दूसरा होता तो सुहागरात को ही प्रतीक्षा की कामेच्छाओं के वेग को समझ जाता, लेकिन यशवंत को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। पत्नी की खूबसूरती ने उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं दिया। दिमाग कुंद हो गया था उसका। सुहागरात को यशवंत कमरे में पहुंचा तो प्रतीक्षा पलंग पर लेटी थी। उसकी आहट पाते ही उसने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। पति को आया देख वह उठकर बैठ गई और साड़ी के पल्लू को घूंघट बनाकर मुंह ढक लिया। मिलन की उमंगों से भरा यशवंत अपनी दुल्हन प्रतीक्षा के पास जा बैठा। उसे उन शादीशुदा दोस्तों की बातें याद आ रही थीं, जिन्होंने उसे सुहागरात को बीवी का तनमन जीतने का हुनर सिखाया था। उसे दोस्तों की पहली टिप्स याद आई। जब तुम दुल्हन का घूंघट उठाओगे तब उसके गाल शर्म से गुलाबी हो जाएंगे। उसके होठों पर मुस्कान तो रहेगी ही, मगर लाज से नजरें झुक जाएंगी। हालांकि सुहागरात का यह दूसरा अनुभव था यशवंत का, फिर भी वह प्रतीक्षा के सामने पहली बार बने दूल्हे की तरह व्यवहार कर रहा था। यशवंत ने उंगलियों से साड़ी का किनारा पकड़ा और अपनी दुल्हन का घूंघट उलट दिया। चेहरे की दमक तो सामने आ गई, लेकिन न तो लाज से दुल्हन की नजरें झुकीं और न होठों पर सौम्य मुस्कान आई। कुछ देर तक वह यशवंत की आंखों में देखती रही, फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। हतप्रभ यशवंत प्रतीक्षा का मुंह ताकता रह गया। पति के भावों को समझने की कोशिश करते हुए प्रतीक्षा शोखी से बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं पागल नहीं हूं। तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं सूझा तो हैरान परेशान यशवंत ने सवाल किया। दूल्हा घूंघट उठाए तो इस तरह नहीं हंसना चाहिए। ओह, यह क्या बात हुई? प्रतीक्षा की हंसी घटकर मुस्कान में तब्दील हो गई। सुहागरात को दुल्हन पति के लिए निर्वस्त्र हो सकती है, मगर हंस नहीं सकती। मैं हंस दी तो कौन सा पाप हो गया? पाप तो नहीं हुआ। यशवंत ने धीमे से मुंह खोला। लेकिन दुल्हनें इस तरह नहीं हंसा करती। मैं पुराने जमाने की नहीं, 21वीं सदी की दुल्हन हूं। प्रतीक्षा का लहजा बेबाक था। मैं जानती हूं कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। मैं जानती हूं कि तुम मेरे साथ क्या क्या करने वाले हो। मेरे माता पिता जानते हैं कि आज की रात दूल्हा दुल्हन कैसे खेलेंगे। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे पास खेलने के लिए ही भेजा है। सब जानते हैं कि आज क्या होगा, फिर मैं क्यों लाज का आडंबर करूं? यशवंत हैरत से प्रतीक्षा का मुंह देखता रह गया। प्रतीक्षा अपनी रौ में बोली, मैं जिंदगी के हर पल को शिद्दत से जीना चाहती हूं। आज रात हमारी देहों का मिलन होना है। लाज संकोच के बजाय अगर सब कुछ हंसी खुशी हो तो उसका आनंद ही निराला होगा। वह यशवंत की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। होगा ना? यशवंत प्रतीक्षा के तर्कों से प्रभावित हुआ। सोचा, नए जमाने की लड़कियां शर्म की गुड़ियां थोड़े ही बनेंगी। पुराने जमाने की बात अलग थी, जब लड़कियां स्त्री पुरुष के अंतरंग संबंध से अनजान होती थीं। शादी के पहले भाभी दुल्हनों को रिश्ते की भाभियां समझाती थीं कि सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन के बीच क्या होता है। अब तो फिल्मों, केबल और इंटरनेट सब कुछ सिखा देते हैं। लड़के लड़कियों को होश संभालते ही इस सब की समझ आने लगती है। यही सब सोचकर यशवंत के होठों पर मुस्कान आ गई। तुम सही कहती हो प्रतीक्षा। 1 घंटे बाद हमें बेशर्म होना है, तो क्यों न पहले ही शर्म का लबादा उतारकर खूंटी पर टांग दें। मिलन का आनंद दूना हो जाएगा। तो फिर दूर क्यों हो, करीब आओ। प्रतीक्षा ने मुस्कुराकर बाहें फैला दी। यशवंत सारी बातें भूलकर प्रतीक्षा की बाहों में समा गया। 40 वर्षीय प्रतीक्षा हरिहरगंज की रहने वाली थी। प्रतीक्षा मां बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए न तो उसके कहीं घूमने पर पाबंदी थी और न ही उसे किसी चीज के लिए तरसना पड़ता था। फरमाइश करते ही मनचाही चीज हाजिर हो जाती थी। संभवतः परिवार में मिली आजादी का ही नतीजा था कि प्रतीक्षा जीवन के हर पल को खुलकर और मस्ती से जीने की आदी हो गई थी। मां बाप भी प्रतीक्षा के खुलकर मस्ती से जीने के अंदाज को जानते थे। इसलिए जब वह जवान हुई तब उन्हें डर सताने लगा कि कहीं प्रतीक्षा जवानी को भी खुलकर एंजॉय न करने लगे। यह अलग बात थी कि प्रतीक्षा ने न किसी से प्रेमिल संबंध बनाया, न किसी को अपने यौवन का अनमोल तोहफा दिया। उसने अपना कौमार्य पति की अमानत समझकर सहेजे रखा। हाँ, उसकी यह तमन्ना जरूर थी कि शादी के बाद का जीवन वह खुलकर मस्ती से जिएगी और इसकी शुरुआत वह सुहागरात से ही कर देगी। क्रांतिकारी विचारधारा की पुत्री को माता पिता अधिक दिनों तक घर में बैठाए रखने के पक्ष में नहीं थे। जवानी का क्या भरोसा, कब बहक जाए। लेकिन सोचने भर से सब काम नहीं हो जाते। प्रतीक्षा के लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन बात नहीं बनी। शायद समय और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीतते समय के साथ प्रतीक्षा की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहीं भी उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था।
ऐसे में उसके माँ बाप को चिंता सताने लगी। जवान बेटी को अधिक दिनों तक घर में नहीं बैठाया जा सकता। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। फतेहपुर के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के गांव चांदपुर में भवानी शंकर सिंह रहते थे। वह एक स्कूल में अध्यापक थे। इसके साथ ही खेतीबाड़ी का काम भी करते थे। परिवार में पत्नी 3 बेटे थे, कालिका, रविंद्र और यशवंत। बेटे जवान हो गए तो उन्होंने अपनी जमीन जायदाद का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया। बड़े बेटे कालिका का विवाह करने के बाद कुछ महीनों बाद भवानी शंकर दुनिया से चल बसे। रविंद्र शिक्षा पूरी करने के बाद सरकारी स्कूल में अध्यापक हो गया। विवाह के बाद वह फतेहपुर शहर में शिफ्ट हो गया था। सबसे छोटा यशवंत सरल स्वभाव का था। बीएससी करने के बाद वह गांव में ही खेती करने लगा। उसका विवाह गुड्डन से हुआ। गुड्डन ने 2 बेटों को जन्म दिया, लेकिन दूसरे बच्चे की डिलीवरी के समय उसकी मृत्यु हो गई। गुड्डन की मौत के बाद दोनों बच्चों को उनकी नानी अपने साथ ले गई। 10 बाद साल चंद्रभान अपनी बेटी प्रतीक्षा का रिश्ता लेकर आए तो यशवंत के घर वाले मना नहीं कर पाए, क्योंकि यशवंत के सामने लंबी जिंदगी पड़ी थी। बिना हमसफर के जिंदगी काटना मुश्किल था। शादी तय हो जाने के बाद दोनों का विवाह हो गया। प्रतीक्षा सुर्ख जोड़े में मायके से ससुराल आ गई। ससुराल में दूल्हा दुल्हन के मिलन की पहली रात थी। अरमानों की रात, सुहाग रात। सुहाग शैया पर यशवंत के घूंघट उठाते ही जिस तरह प्रतीक्षा खुलेपन से पेश आई, उससे यशवंत स्तब्ध रह गया। यह अलग बात है कि प्रतीक्षा ने उसे गलत सोचने नहीं दिया। उसने यशवंत को विश्वास दिला दिया कि वह 21वीं सदी की औरत है, बिंदास जिंदगी के हर पल का आनंद लेकर शिद्दत से जीने वाली। नई और पुरानी का फर्क। यशवंत को भी अलग अनुभव हुआ। पहली पत्नी गुड्डन पुराने ढर्रे पर चलने वाली ठेठ पारिवारिक युवती थी। उसके साथ यशवंत ने वही अनुभव किया था जो वह सोच रहा था। लेकिन प्रतीक्षा के साथ उसे एक अलग ही अनुभव मिला। जो युवती पहली रात को खुलकर खेल सकती थी, वह आगामी रातों में क्या गजब करेगी कहना मुश्किल था। यही सोचकर शशवंत के मन में संदेह का कीड़ा कुल बुलाने लगा। वह सोचने लगा कि प्रतीक्षा शायद ऐसा अनुभव मायके से लेकर आई है। यशवंत ने उसे कटघरे में खड़ा भी किया, मगर उसका जवाब था कि वह जीवन के हर पल को आनंद से जीने की आदी है। खुलापन उसके जीने का अंदाज है, चरित्रहीनता का प्रमाण नहीं। यशवंत उस समय तो चुप रहा, पर प्रतीक्षा की तरफ से उसका मन साफ नहीं हुआ। यशवंत ने किसी तरह प्रतीक्षा के मायके से जानकारी जुटाई तो उस पर उंगली उठाने लायक कोई बात पता नहीं चली। इससे यशवंत ने मान लिया कि प्रतीक्षा तबीयत से शौकीन जरूर है, पर उसका चरित्र बेदाग है। यह प्रतीक्षा का शौक ही था कि वह एक रात भी न तो यशवंत से अलग रहती थी और न उसे अलग सोने देती थी। फलस्वरूप प्रतीक्षा ने 5 वर्ष पूर्व एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम यथेंद्र रखा गया। उसके कुछ बड़ा होने पर दोनों ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए उसके नाना के घर भेज दिया। यशवंत की यह दूसरी शादी थी। उसकी उम्र भी 40 के पार हो गई थी। अब उसमें इतना दमखम नहीं रह गया था कि हर रोज प्रतीक्षा के बिस्तर का साथी बनकर रास रचाए। दूसरी ओर प्रतीक्षा को काफी देर से पुरुष सुख मिलना शुरू हुआ था। बढ़ती उम्र के साथ उसकी कामेच्छाएं भी बढ़ गई थीं। रात को यशवंत जब उसके पास नहीं आता तो वह झुंझला जाती। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस भी होती। प्रतीक्षा जिस तरह सुहागरात में यशवंत पर हावी हुई थी, उसी तरह समय के साथ साथ उसकी जिंदगी पर भी हावी होती चली गई। उसके गलत व्यवहार के कारण ही यशवंत के भाई और परिवार उन दोनों से दूर हो गए थे। वे लोग उनसे किसी तरह का संबंध नहीं रखते थे। यशवंत कभी कभी चोरी छिपे अपने भाइयों से बात कर लेता था। दूसरी ओर प्रतीक्षा ने शादी से पहले तक अपने यौवन को किसी के हवाले नहीं किया था। अब वह पति की बेरुखी के चलते अपने यौवन के खजाने को दूसरों पर लुटाने को आमादा थी। यशवंत के ठंडेपन के चलते वह अपनी मर्यादा की सीमा को भी लांघने को तैयार थी, लेकिन इसके लिए उसे उपयुक्त साथी की जरूरत थी। यशवंत के बड़े भाई कालिका की मृत्यु हो गई। उसकी 13वीं में खाना बनाने के लिए एक व्यक्ति से बात की गई। पैसा वगैरह तय हो जाने के बाद उसे खाना बनाने का काम दे दिया गया। खाना बनाने के लिए आए कारीगरों में 30 वर्षीय संग्राम सिंह भी था। संग्राम सिंह फतेहपुर का रहने वाला और अविवाहित था। खाना बनाने के दौरान संग्राम प्रतीक्षा के संपर्क में आया। प्रतीक्षा ने कुंवारे खूबसूरत जवान संग्राम को देखा तो वह उसे मन भा गया। कभी कोई सामान देने तो कभी खाना कैसे बनाना है को लेकर प्रतीक्षा उसे अपने पास बुलाती और रिझाने की कोशिश करती। प्रतीक्षा की चाल ढाल और उसकी हरकतों से संग्राम को भी समझते देर नहीं लगी कि वह उस पर डोरे डाल रही है। संग्राम खुद से 10 साल बड़ी प्रतीक्षा की खूबसूरती पर फिदा हो गया। जब शिकार खुद शिकार होने को तैयार था
तो शिकारी क्यों चिंता करता। दोनों में हंसी मजाक चुहलबाजियां हुई, लेकिन लोगों की नजरों से बचकर। संग्राम जब अपना काम निपटा कर जाने लगा तो प्रतीक्षा की नजरों में बेचैनी झलकने लगी, जिसे संग्राम ने अच्छी तरह समझ लिया था। वह प्रतीक्षा से बोला, अब हमारी इतनी जान पहचान तो हो ही गई है कि आगे भी मिलते रहें। प्रतीक्षा ने मुस्कुराकर संग्राम को हरी झंडी दे दी। यशवंत के गांव चांदपुर से संग्राम के गांव की दूरी महज 8 किलोमीटर थी। उस दिन के बाद से संग्राम अपनी बाइक से प्रतीक्षा से मिलने आने लगा। जब वह आता तो यशवंत खेतों पर होता। घर में प्रतीक्षा अकेली रहती थी। बार बार मिलते रहने से उनके बीच की झिझक खत्म होती गई। झिझक खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से बेशर्मी से पेश आने लगे। उनके बीच अश्लील मजाक भी होने लगे। एक दिन ऐसे ही अश्लील मजाक के दौरान संग्राम ने प्रतीक्षा को दबोच लिया। घबराने का नाटक करते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो संग्राम? जबकि मन ही मन वह संग्राम की इस हरकत से खुश थी। संग्राम ने उसके नाटक को भांप लिया था, क्योंकि वह यह सब दिखावे के लिए कर रही थी। संग्राम ने प्रतीक्षा को और ज्यादा कस के दबोचते हुए कहा, मैं तो वही कर रहा हूं जो तुम चाहती हो। मैं ऐसा चाहती हूं, ये मैंने तुमसे कहा। हर बात जुबान से ही नहीं कही जाती, आंखों भी बहुत कुछ बता देती हैं। मुझे तुम्हारी खूबसूरत आंखों ने बता दिया कि तुम्हें मेरे प्यार की बेहद जरूरत है। अच्छा जी, मेरी आंखों ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। जब बता ही दिया तो मेरी देह की किताब के पन्ने भी खोलकर पढ़ लो। प्रतीक्षा बेचैन होकर संग्राम के बदन से लिपट गई। इसके बाद संग्राम ने उसकी देह की किताब का एक एक पन्ना खोलकर ऐसा पढ़ा कि प्रतीक्षा उसकी दीवानी हो गई। उस दिन के बाद तो यह सिलसिला ही बन गया। एक दिन सुबह प्रतीक्षा घर से निकलकर चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव के लोग घर के सामने इकट्ठा हो गए। प्रतीक्षा ने बताया कि कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर उसके पति यशवंत की हत्या कर दी है। लगभग 10 बजे प्रतीक्षा ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक यशवंत के शरीर, सिर व गले पर किसी तेज धारदार हथियार के निशान थे। प्रतीक्षा से पूछताछ की गई तो उसने कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर यशवंत को मारने की बात बताई। प्रतीक्षा की बातें इंस्पेक्टर के गले से नहीं उतर रही थीं। एक तो सुबह कोई घर नहीं घुस सकता था। ऐसा होता तो हथियारों के आते जाते या शोर मचने पर पड़ोसियों को पता चल जाता। दूसरे बदमाशों ने यशवंत की तो हत्या कर दी थी, लेकिन प्रतीक्षा को छोड़ दिया। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। इससे इंस्पेक्टर का शक प्रतीक्षा पर ही गया। फिलहाल उन्होंने यशवंत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। मौके पर आए यशवंत के भाई रविंद्र और पड़ोसियों से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर राय का शक प्रतीक्षा पर और गहरा हो गया। रविंद्र ने अपनी लिखित तहरीर में प्रतीक्षा और उसके प्रेमी संग्राम सिंह पर हत्या का शक जताया था। रविंद्र की तहरीर मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने थाने में प्रतीक्षा और संग्राम सिंह के विरुद्ध भादवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर ने प्रतीक्षा को घर से गिरफ्तार कर लिया। महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यशवंत की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। इस हत्या में उसका साथ उसके प्रेमी संग्राम सिंह ने दिया था। प्रतीक्षा ने बताया कि जब उसके संग्राम से नाजायज संबंध बने तो फिर बेरोक-टोक जारी रहे, लेकिन ऐसा कब तक चलता? लोगों की नजरों में उनके नाजायज संबंध छिपे नहीं रह सके। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। यशवंत के कानों तक भी प्रतीक्षा की बेवफाई के किस्से पहुंच गए। इसके बाद उसके और प्रतीक्षा के बीच काफी तीखी बहस होने लगी, लेकिन उस बहस का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि प्रतीक्षा पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। यशवंत को उसके अवैध रिश्ते के बारे में पता चलने के बाद प्रतीक्षा संग्राम से खुलकर मिलने लगी। वह यशवंत की उपस्थिति में भी आने लगा। वह पूरे पूरे दिन यशवंत के घर में पड़ा रहता। यशवंत खून का घूंट पीकर रह जाता। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वह उन दोनों से भिड़ जाता था, लेकिन दोनों के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। मिलन में यशवंत के बार बार व्यवधान डालने से प्रतीक्षा और संग्राम परेशान हो गए। इसलिए दोनों ने यशवंत नाम के कांटे को हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर लिया। एक रात यशवंत के खाने में प्रतीक्षा ने कोई नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद यशवंत बेसुध होकर बिस्तर पर लेट गया। संग्राम देर रात प्रतीक्षा के पास पहुंचा और बेसुध पड़े यशवंत पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ कई प्रहार कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।